तो आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन। कल अपने द्रव के बारे में जो भी इंट्रोडक्शन था, जो परिभाषा थी, जो लक्षण थे, वो कर लिए थे। आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन। तो जर्नली देखो द्रव के भेद, तो कारण द्रव और कार्य भेद से दो प्रकार से बांटा है। देखो सारणी में ध्यान से देखो, कारण द्रव और कार्य द्रव दो मुख्य भागों में बांट दिया। जितने भी द्रव है संसार में, जितने भी द्रव है, चाहे वो निर्जीव हो, चाहे सजीव हो, चाहे वो परमाणु किसी भी हो, सबको अपन ने दो भागों में बांट दिया। एक बोल दिया कारण द्रव, एक बोल दिया कार्य द्रव। अब कारण द्रव क्या होता है, कार्य द्रव क्या होता है? कारण जो किसी की उत्पत्ति में सहायक होते हैं, कारण बनते हैं किसी की उत्पत्ति, वो होते हैं कारण द्रव। और कारण द्रवों से जिनकी उत्पत्ति होती है वो होते हैं कार्य द्रव। क्लियर? अब देखो यहाँ पे लिखा है कारण द्रव 9 कारण द्रव माने हैं पदार्थ विज्ञान में। कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, और नीचे देखो कोष्टक में लिख रखा है मन, एक मन भी है। ठीक है। अब देखो लाल पेन में और देख रहा है, ध्यान से देखो, कार्य रूप से अनित्य, मन को नित्य लिख रखा है लेकिन कार्य रूप से अनित्य लिख रखा है। और बाकी 4 देखो, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, ये नित्य। अब यहाँ पे नित्य, अनित्य, कार्य रूप से अनित्य, इनमें कंफ्यूजन है बहुत ज्यादा। तो देखो पदार्थ विज्ञान है, समझने की कोशिश करो तो समझ जाओगे अच्छे से, आसानी से। अगर समझने की कोशिश नहीं की तो फिर याद कर लेना। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझो। जो देखो 9 है कारण द्रव, 9 है। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, मन, आकाश, काल, दिशा, आत्मा। तो देखो इधर देखो, आकाश, काल, दिशा, आत्मा। इसके ऊपर देखो अमूर्त और विभू द्रव। इनका कोई मतलब मूर्त नहीं। आकाश खाली स्थान है, आकाश यानी खाली स्थान, जहां भी खोखलापन है वो आकाश है। मतलब जहां भी अपने आसपास देखो, सामने हाथ घुमाओ, खाली है ना, बस एक हवा भरी हुई है वायुमंडल की, नहीं वैसे खाली है, वो आकाश है। अपने कानों में छिद्र है, खाली है। ठीक है। अपने गर्भाशय है, बॉडी के जितने भी होलो ऑर्गन है, वो सब आकाश से। काल की कोई मतलब रूप है क्या? नहीं है ना। दिशा का कोई रूप नहीं है, बस डायरेक्शन है। और आत्मा का भी कोई रूप नहीं है। तो ये बोलते थे कि अमूर्त, जिसकी कोई मूर्ति ना हो, जिसकी कोई शेप ना हो। और क्या है? विभू, मतलब आंखों से दिखाई नहीं देती, उनकी बस कल्पना की जाती है। तुमने देखा है कि कभी आकाश को देखा है? नहीं देखा। खाली स्थान दिख थोड़ी रहा है, बस अनुभव करते हैं कि भाई ये खाली है। ठीक है। अभी पानी की बोतल गिर गई हाथ गलाते हुए। काल यानी टाइम। अपन बस टाइम का कोई ऐसे थोड़ी है कि भाई दिखता है ये देखो ये टाइम ये जा रहा है, ऐसे थोड़ी है। तो ये बोलते अमूर्त और विभू द्रव। सिंपल सी बात क्या हुई? तो जो नित्य उनको बोलेंगे। अब देखो ध्यान से सुनो नित्य की परिभाषा। जो निरंतर हो, कभी खत्म ना हो, जो कभी समाप्त ना हो। ना तो देखो दिशा कभी समाप्त होती, ना कभी काल कभी समाप्त होता, ना आकाश कभी समाप्त होता, और ना आत्मा कभी समाप्त होती। ये ऐसी चीजें हैं जो कभी निरंतर, मतलब ना इनका रूप चेंज होता है, ना रंग चेंज होता है, ना इनके दिखते हैं। तो ये नित्य है, हमेशा लगातार कंटिन्यूस चलने वाले हैं। हाँ, तो मन भी तो नित्य है। देखो लिख रखा है मन के आगे नित्य लिख रखा है, साइड में देखो मन के आगे भी नित्य लिखा है। अब देखो जल, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये हैं कार्य रूप से अनित्य। है तो कारण द्रव्य, लेकिन ये कार्य रूप से अनित्य है। क्यों? क्योंकि जल है, पृथ्वी है, अग्नि है, और ये चारों महाभूत की बात हो रही है, वायु है। इनका रूप रंग चेंज होता रहता है। जैसे जल है, अपन कभी जल ठंडा होता है तो कभी उष्ण होता है। ठीक है। जल का अपन कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। पृथ्वी है, उसी तरह पृथ्वी में क्या होता है? गंध अपन सुगंधित भी हो सकती है, दुर्गंधित भी हो सकती है, हर तरीके से अपन चेंज कर सकते हैं। वायु भी कभी ठंडी होती है, कभी गर्म होती है, कभी ना ठंडी ना कभी गर्म। एक तरीके से कार्य रूप से है तो नित्य, लेकिन कार्य रूप से अनित्य। कार्य के रूप से के मतलब परिवर्तन हो जाता है, इनमें चेंजेस हो जाता है। जैसे कि आप सुनो, अपन ने टीएमटी की तैयारी के टाइम पे स्टडी किया था ऊर्जा की। ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। मतलब ऊर्जा संरक्षण का नियम आपने स्टडी किया था। जैसे कि मोमबत्ती को जलाते हैं, मोमबत्ती जलती रही, नीचे मोम पिघल गया। मतलब चेंज हो सकता है, स्वरूप चेंज हो सकता है, लेकिन वो पदार्थ समाप्त नहीं होता है। तो ये नित्य तो है, लेकिन कार्य रूप से अनित्य है, क्योंकि कार्य करते ये चेंज हो जाते हैं। इसलिए इनको अनित्य बोला है कार्य रूप से, और उनको नित्य बोला है। और मन भी नित्य है। आत्मा, मन
आकाश काल दिशा ये सब नित्य है। तो 9 के 9 ध्यान रखो, कौन अनित्य है कौन नित्य है, ये पीजी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। बीएमएस फर्स्ट ईयर में तो आपने कैसे भी लिख दिया भाई 9 कारण द्रव्य है, ये नाम लिख दिया काफी है, लेकिन पीजी के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉरी। अब देखो ये थे कारण द्रव्य 9, ये रट लो आपको, जैसे अब मैंने समझाने की कोशिश किया, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो कार्य द्रव्य, कार्य द्रव्य मतलब जिनकी उत्पत्ति कारण द्रव्यों से, इन 9 कारणों से उत्पत्ति हुई है। अब कैसे इनकी उत्पत्ति कैसे होगी मैं बताऊंगा, इसकी उत्पत्ति का भी एक अपने छोटा सा सेंटेंस है, एक पैराग्राफ आएगा जब इसका वर्गीकरण कंप्लीट कर लेंगे तब, कि कैसे उत्पत्ति होती है कार्य द्रव्यों की कारण द्रव्यों से। तो कार्य द्रव्य कौन होते हैं, जिनकी उत्पत्ति कारण द्रव्यों की सहायता से होती है, वो कार्य द्रव्य कहलाते हैं। अब देखो कार्य द्रव्य को 2 भागों में बांटा है, चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य। तो सबसे पहले अपन अचेतन द्रव्य करते हैं, क्योंकि छोटा सा है, अचेतन द्रव्य क्लियर हो जाएगा। अचेतन द्रव्य वे द्रव्य जिनमें चेतना नहीं होती, मतलब जीव नहीं होता, उसमें हलचल नहीं होती। जैसे जितने भी निर्जीव पदार्थ है ना, वो सब अचेतन है। संसार में जितने भी धातु खनिज, जितने भी मेटल तत्व सब कुछ है ना, वो अचेतन है, मतलब बोलते हैं ना एक तरीके से निर्जीव। अब समझते हो, चेतन यानी चेतना, जिसमें चेतना नहीं है वो अचेतन है, जिसमें चेतना है वो चेतन द्रव्य है। तो सिंपल सी बात है, अचेतन को 2 भागों में बांटा है। आगे देखो खनिज और कृत्रिम, खनिज में भी 2 भागों में बांट दिया। आगे धातु और अधातु, जो धातु है सोना चांदी, सोना चांदी तांबा, जितने भी धातु मेटल पदार्थ हैं वो सब ठीक है, सब निर्जीवित है, इनमें कोई जीव थोड़ी होता है, जमीन से निकालते हैं खोद के, जितनी प्रकार की धातुएं हैं। और अधातु, धातुओं के अलावा जितने भी पदार्थ है, जैसे लकड़ी ठीक है, प्लास्टिक, वायर, जितनी भी चीज हैं अपना आसपास, जितनी भी देख रहे हैं बुक फुक, जितनी भी आसपास की जो चीजें हैं वो अधातु में आ जाती हैं। और एक होती है अपन हाथ से बनाते हैं कृत्रिम। पहले तो थी खनिज और दूसरा था कृत्रिम। खनिज यानी जो जमीन से खोदकर निकाले जाते हैं। तो खनिज को 2 भागों में बांटा, धातु और अधातु। जमीन से 2 चीज निकलती हैं, धातु या अधातु। दूसरी चीज है कृत्रिम, जो अपन हाथों से बनाते हैं। जैसे अपन ने बाल्टी बनाई, मेरे सामने यहाँ पे पेन है, पेन बनाया मैंने, बुक बनाई ठीक है, मेरे हाथ में मतलब माइक है, जिस माइक से मैं स्टडी करा रहा हूँ आपको, फोन है, ये सब कृत्रिम ही तो चीज है, लेकिन अचेतन है, जीव थोड़ी है इनमें। जैसे कि रोबोट है, रोबोट भी कृत्रिम है, अचेतन है, उसमें जीव थोड़ी होता है, रोबोट में मशीन होती है। तो ये सारी क्या हो गई, कृत्रिम। तो सिंपल सी बात है, कार्य द्रव्य, द्रव्य को 2 भागों में बांटा, एक तो कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। कारण द्रव्य होते हैं 9, मैंने बता दिया आपको कौन नित्य है कौन अनित्य है, ठीक है, ये बताया मैंने। फिर मैंने बताया था कि कार्य द्रव्य, कार्य द्रव्य को 2 भागों में बांटा है, चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य। तो अचेतन द्रव्य को 2 भागों में बांटा है, खनिज और कृत्रिम। खनिज को 2 भागों में बांटा, धातु और अधातु। अगर अपन ऐसे हिंदी में याद रखेंगे ना तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए ये सारणी जिस तरीके से नोट्स है ना उस तरीके से आपको माइंड में सेट करना है। बहुत सिंपल और इजी नोट्स हैं ये, ठीक है, बहुत अच्छे नोट्स हैं। बस आपको इनकी है ना डेफिनेशन मेरी क्लास से आपको याद होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। अब आते हैं अपन चेतन द्रव्य पे। चेतन द्रव्य को बांटा है 2 प्रकार से, 2 भागों में बांटा है चेतन द्रव्य को, अंतःचेतन और बाह्य चेतन। अंतःचेतन और बाह्य चेतन, थोड़ा सा ऊपर करना, इसकी परिभाषा कर लेते हैं पहले, नीचे परिभाषा लिखी हुई है दोनों की। देखो अंतःचेतन और बाह्य चेतन का मीनिंग क्या है। अंतःचेतन यानी जितने भी पेड़ पौधे हैं, इसका देखो लिख रहा है, भीतर से ज्ञान और सुख दुख का अनुभव होता है। भीतर से जितने भी अपने सजीव प्लांट्स हैं, मनुष्य जानवरों के अलावा, जितने भी जीव जंतुओं के अलावा, जैसे पेड़ पौधे, वनस्पति, ये सब होते हैं सजीव ही तो हैं, पेड़ पौधे भी सजीव हैं, इनको भी सुख और दुख का अनुभव होता है, इनके भी आंसू आते हैं। आपने सुना नहीं होगा इंस्टाग्राम पे जब अजब गजब पोस्ट नाम से ऐसे पेज चलते हैं इंस्टाग्राम पे, अपन तो सभी इंस्टाग्राम फॉलो करते हैं ना, तो वहाँ पे ऐसी अजीब अजीब पोस्टें आती हैं कि ऐसा पेड़ भी होता है, कोई ऐसे पेड़ भी होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के पेड़ होते हैं। तो होते हैं अंतःचेतन, परंतु वे व्यक्त नहीं कर पाते तथा स्वयं पर हुए आक्रमण का बचाव नहीं कर पाते। मतलब अपने सुख दुख को व्यक्त नहीं कर पाते, उनको भी सर्दी लगती है, पेड़ पौधों को भी सर्दी लगती है। जैसे अपन किसी चीज के हाथ लगाते हैं, वो होता है ना छुई मुई का पौधा, तो सिकुड़ जाता है, ठीक है। जैसे सूरजमुखी का पौधा सूरज के साथ साथ घूमता है। बहुत सारी ऐसी गतिविधियां जिनसे अपन पता लगा सकते हैं कि ये सारी चीजें एक्चुअली में सजीव हैं। तो परंतु ये व्यक्त नहीं कर पाते, अपनी फीलिंग व्यक्त नहीं कर, जैसे मनुष्य तो बोल के व्यक्त कर देता है, प्रतिहार कर देता है, हट जाता है, कोई आक्रमण हो रहा है, मतलब कोई पेड़ पौधे को अपन काटने जा रहे हैं, उसको भी दर्द होता है। रियलिटी की बात तो ये है, क्योंकि लेकिन वो क्या नहीं कर पाता, परंतु वह
अपने पर हुए आक्रमण का बचाव नहीं कर पाते, ये होते हैं अंतःचेतन, तो मतलब जितने भी पेड़ पौधे। अब बाह्य चेतन देखो, चेतना बाह्य अभांतर अर्थात अव्यक्त परिलक्षित होती है। चेतना है ना जो बाह्य परिलक्षित होती है, मतलब अपन बाह्य उसको दिखा सकते हैं, अपन को गुस्सा भी आता है, अपन के पास कोई आक्रमण कर रहा था उसको अपन गुस्सा भी दिखा सकते हैं, उसका बचाव भी कर सकते हैं, अपनी जितनी भी भावनाएं हैं सुख दुख हंसी खुशी उनको व्यक्त कर सकते हैं, मतलब बाहर दिखा सकते हैं, वो होता है बाह्य चेतन। ठीक है, दोनों साथ में लेट आए हो बहुत ज्यादा क्लास में। अब देखो इसमें अब अंतःचेतन को 4 प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन से? वनस्पति, वानस्पत्य, औषध और विरुद्ध। बहुत अच्छी है ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं टेस्ट में दे सकता हूं संडे को, तो परिभाषाएं सुन लेना, इसकी परिभाषाएं क्या है। वनस्पति, पुष्प ढके रहते हैं, इसमें देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसमें पुष्प अपनी कणिकाओं द्वारा, इसमें पुष्प दिखते नहीं है। तो जो वनस्पति है ना, सिंपल सी बात है कि वनस्पति में पुष्प नहीं दिखते, वो अपनी कणिकाओं, जो मतलब पुष्प ना पत्तों से ढके रहते हैं, पुष्प नहीं दिखते। क्लियर? और वानस्पत्य, इसका देखो एग्जांपल देखो, बट और गूलर। बट और गूलर के पेड़ पौधे आपने देखे होंगे, इसमें पुष्प नहीं दिखते। सिंपल सी बात है कि वनस्पति की परिभाषा लिखो, इसमें पुष्प अपनी कणिकाओं द्वारा या फिर पत्तियों द्वारा ढके रहते हैं, इस कारण वे दिखलाई नहीं पड़ते, मतलब पुष्प दिखाई नहीं देते वनस्पति में। एग्जाम्पल है बट और गूलर। क्लियर? वानस्पत्य की परिभाषा लिखो, इसमें फूल और फल दोनों प्रत्यक्ष रूप से दिखलाई देते हैं। इसमें फूल और फल दोनों दिखते हैं, फूल और फल। तो वानस्पति में कौन से हैं? जैसे कि आम, जामुन। आम का पेड़ देखा होगा आपने, उसमें फूल भी देखते हैं अपन, उसमें फल भी देखते हैं, तो दोनों प्रत्यक्ष रूप से आंखों से दिखाई देते हैं, ये है वानस्पत्य। अब है औषध। औषध को क्या बोलते हैं? फल पकने पर जो नष्ट हो जाए। अपन ने, जो गांव के व्यक्ति हैं, जो गांव के स्टूडेंट हैं, उनको पता होगा कि भाई गेहूं पक गया, जौ पक गया, चना पक गया, जितनी भी अपन खेती करते हैं वो पकने के बाद में नष्ट हो जाती है। तो जो फल पकने पर जो नष्ट हो जाए वह है औषध है। एग्जाम्पल गेहूं और चना, जो भी लिखना चाहो आप इसमें लिख रखा है। तो सिंपल सी तीनों की परिभाषा बताई। और जो एक है विरुद्ध, विरुद्ध इनकी लताएं फैलती हैं, जैसे कि बेल, ठीक है, अथवा गुल्म के रूप में होती हैं। तो विरुद्ध किनको बोलती हैं? जिनकी लता हो, वेल हो, मतलब अपनी जमीन पे फैलती है ना, अपन सजावट के लिए घर के आगे लगा देते हैं और अपनी डोली पे ऐसे फैलती रहती है, उसके ऊपर कुछ सहारा लगा देते हैं, वो छड़ती रहती है और एक सजावटी बन जाती है। या फिर गुल्म, गुल्म क्या होते हैं? छोटे छोटे पौधे। गुल्म की एक तरीके से झाड़ियां टाइप की, गुल्म एक जैसे झुंड सा निकलता है जमीन से, वो होती हैं विरुद्ध। तो इसका एग्जाम्पल है गुरुच। नाम है बस गुरुच, आप इतना याद रख लो तो समझ में आया। वनस्पति में पुष्प नहीं दिखते, वानस्पति में फल और पुष्प दोनों दिखते हैं, औषध में फल पकने के बाद में नष्ट हो जाते हैं, और विरुद्ध लताएं। क्लियर? ये हैं अंतःचेतन के 4 पार्ट, 4 भेद। सारे पेड़ पौधे ही है ना अंतःचेतन में, मतलब क्योंकि पेड़ पौधे ही आते हैं अंतःचेतन में। गुल्म मीनिंग होता है लता। लता तो जानते हो, बेल जो जमीन पर फैलती है, उसका पेड़ नहीं होता, वो लता होती है। जैसे अपन घिया की सब्जी देखिए, घिया की पौधा होता है जो जमीन पे तो फैलता है, ऐसे पेड़ थोड़ी होता है घिया का। खीरा होगा, तरबूज हुआ, बहुत सारी चीजें हैं। 1 मिनट रुकना बस, है ना। देखो मैं बताऊं, हेलो, हाँ सॉरी बीच में डिस्टरबेंस के लिए, क्या घर से कॉल आ गया था इसलिए। तो अपन करते हैं विरुद्ध। अभी आएगी मनी प्लांट। मनी प्लांट देखो छोटे छोटे पौधे होते हैं, उसको गुल्म भी है, तो लता में अपन, ये विरुद्ध में अपन लता भी डाल सकते हैं और वो गुल्म दोनों आ सकते हैं। जो मनी प्लांट के छोटे पौधे होते हैं जो जमीन से एक साथ गुच्छे के रूप में निकलते हैं, एक साथ जैसे झाड़ियां देखी है ना अपने बेर की,
वो एक तरीके से गुल्मी है, वैसे बड़ा पेड़ नहीं है, छोटे छोटे जो जंगली झाड़ियाँ होती हैं, आप जंगल में नहीं गए होंगे तो आपने नहीं देखी होंगी, एक तरीके से गुल्म एक तरह से निकलती हैं, शाखाएं निकलती हैं जमीन से छोटी 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 छोटी, और ज़्यादा बड़ी नहीं होती वो होती हैं गुल्म। तो इनको विरुद्ध में एग्जाम्पल दे सकते हैं दोनों। तो समझ में आ गया अंतःचेतन क्या होता है। वनस्पति, वानस्पत्य, औषध और विरुद्ध 4 प्रकार से बांटा है। बहुत अच्छा है। जैसे ग्रिप्स, ग्रिप्स का पेड़ मैंने देखा नहीं तो इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा इसके बारे में। अब देखो बाह्य आभ्यंतर चेतन, जैसे कनेर का पेड़ एक तरीके से गुल्मी है, कनेर के नीचे छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं बहुत सारी। देखो बाह्य आभ्यंतर चेतन जो मतलब अपनी चेतना है, अपनी जो इच्छाएं उनको बाहर व्यक्त कर पाते हैं, वो कौन है? वो भी 4 प्रकार से। तो अंतःचेतन भी 4 हैं और बाह्य चेतन भी 4 हैं। क्लियर? कौन कौन से? जरायुज, अंडुज, स्वेदक और उद्भिद। जरायुज, जरायुज से आप क्या समझते हो? प्लेसेंटा। अपन ने जब कोरिडा संघ में जाते हैं तो कोरिडा को 4 भागों में बांटा ना कि उभयचर, मत्स्य, कुछ इस तरीके से, बहुत पहले की बात है क्योंकि 4-5 साल पहले स्टडी किए थे, वो भूल गए। तो जरायुज प्लेसेंटा से जन्म लेने वाले जरायुज कहे जाते हैं। सिंपल सी बात है, प्लेसेंटा युक्त, जिनमें प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है गर्भ समय में, गर्भ काल के टाइम पे जिनमें प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है वो जरायुज होते हैं। अंडज, जो अंडों से जन्म लेते हैं, अंडों से जन्म लेने वाले को अंडज कहते हैं। स्वेदक, स्वेद से उत्पन्न होने वाले, जैसे कि कृमि, कीट, मतलब गंदगी से उत्पन्न होने वाले, मल से उत्पन्न होने वाले, स्वेद में सब कुछ आ जाता है, वो हो जाते हैं कृमि, कीट, जितनी भी मतलब कीड़े मकोड़े सब चीज। और एक आता है उद्भिज, पृथ्वी के भीतर से निकलने वाले। इंद्रगोप, बीहरबुटी, आपने जाना होगा बीहरबुटी एक लाल कलर की होती है, तो जमीन फाड़ के पैदा होती है, मतलब जमीन से अंदर से निकलती है, वो जमीन से अंदर से निकलता है, मतलब बीहरबुटी। ठीक है, इंद्रगोप, इसको इंद्रगोप बोलते हैं। ये आपको एग्जाम्पल रट लेना है, ये बार बार आएगा इंद्रगोप वाला। इंद्रगोप समान मतलब आपके जो मेनिस्ट्रुअल साइकिल का ब्लड है उसका कलर इंद्रगोप के समान होता है, बीहरबुटी के समान होता है। बहुत एग्जाम्पल आएंगे इंद्रगुप्त के, आयुर्वेद में बहुत सारे एग्जाम्पल, इसको मतलब उपमाएं दी हैं बहुत सारी, उसके समान, उसके समान, उसके समान, इस तरीके से। तो इंद्रगुप्त बीहरबुटी है ना, वो एक लाल कलर का है। तो सिंपल सी बात है। जरायुज, तो अपन जरायुज में आते हैं, प्लेसेंटा, क्योंकि अपने जन्म के टाइम पे, अपने गर्भकाल के टाइम पे अपनी मदर के साथ प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अंडज, जितने भी जीव जंतु हैं, जो सांप हैं, बिच्छू है, छिपकली है, जितने भी मतलब ऐसे में बिच्छू तो खैर फिर भी अंडे से नहीं आता, अपनी माता के ऊपर से आता है। जैसे कि स्नेक के अंडे देखे होंगे आपने, चिकन है, चिकन के अंडे, जो मुर्गियों के अंडे होते हैं ना, जो अंडों से जन्म लेते हैं वो होते हैं अंडज। स्वेदक, कीड़े मकोड़े, जो स्वेद मतलब पसीना, मलमूत्र, गंदगी से पैदा होते हैं। और उद्भिद, जो पृथ्वी से भीतर से निकलते हैं। इंद्रगुप्त, और इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट लगा लो इस पे, इंद्रगोप पर, बीहरबुटी, इसका 2 नाम है, इंद्रगोप या बीहरबुटी। क्लियर? तो सिंपल सी बात है। देखो मैं आपको इजी वे में समझाता हूँ। सबसे पहले अपन को द्रव पढ़ा, द्रव के बाद में 2 भाग बांटे, कौन कौन से? कारण द्रव और कार्य द्रव। कारण द्रव 9 थे, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, मन, आत्मा, दिशा और काल। भाई ठीक है, ये 9 थे, इनमें से नित्य हैं और अनित्य हैं। अब कार्य द्रव, कार्य द्रव को अपन ने 2 भागों में बांटा, कृत्रिम और अकृत्रिम, नहीं वो चेतन और अचेतन। चेतन को अपन ने 2 भागों में बांटा, आभ्यंतर चेतन, ओके मैं बता दूंगा, इंद्रविदु भी इसी का नाम, ये मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि इंद्रगोप और बीहरबुटी 2 ही नाम से आया, चरक संहिता में भी ये बार बार आएगा। जब सेकंड ईयर में जाओगे तो इसी नाम से आएगा, इंद्रगोप के नाम से, और बीहरबुटी के नाम से आएगा, क्योंकि इसकी काफी उपमाएं दी गई हैं। आप जब मन के बारे में स्टडी करोगे तब भी इंद्रगोप का वर्णन आएगा वहां पे। और दूसरा डाउट क्या था, मैं देखता हूं एक बार। मन को मूर्त क्यों नहीं खा, एक्सप्लेन, अच्छा मन को मूर्त क्यों नहीं? मन का कोई रूप थोड़ी है, अपनी बॉडी में है तो अपने अनुसार सोच रहा है, दूसरे की बॉडी में तो दूसरे, वो तो नित्य है, मूर्त रूप नहीं है, उसकी अपन कल्पना नहीं कर सकते। कभी आपने मन को देखा है क्या कि भाई ये इसके साथ है? देखो आत्मा और मन दोनों के बिना जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। आत्मा और मन, अगर आत्मा है मन नहीं है तो भी व्यक्ति कोई काम का नहीं है, मतलब एक तरीके से वो अचेतन टाइप में ही है।
ठीक है। लेकिन आत्मा और मन दोनों क्या रहते हैं, समवाय संबंध से रहते हैं। एक है तो दूसरा है, दूसरा है तो एक है, एक खत्म तो दूसरा खत्म, दूसरा खत्म तो पहला खत्म। तो सिंपल सी बात है, मन और आत्मा दोनों अमूर्त हैं, इनकी कोई कल्पना नहीं की सकती। जैसे कि अपने में है तो अपना मन, सामने वाले में सामने में, तो मूर्त कल्पना है, चेंजिंग है ना सब कुछ। तो उसको विभु सूक्ष्म है, जिसके शरीर में है वो वैसा है। सिंपल सी बात ये। अब देखो अपन ने कार्य द्रव्य को दो भागों में बांटा था, चेतन और अचेतन। चेतन को दो भागों में बांटा, अंतःचेतन और बाह्य चेतन। अंतःचेतन को 4 भागों में बांटा और बाह्य चेतन को भी 4 प्रकार से बांटा। इस तरीके से द्रव का वर्गीकरण कंप्लीट हुआ। अब देखो आगे लिख रखा है, और भी लिख रखा है बहुत सारे, आगे बढ़ते हैं। अब देखो अलग बहुत तरीके से बांटा है द्रव्यों को। अब देखो एक और आ गया द्रव्यों के अन्य भेद। वर्गीकरण करने वाले रुक ही नहीं रहे, करते जा रहे हैं वर्गीकरण। ये तो एक तो सिस्टमेटिक वर्गीकरण था भाई, द्रव का ऐसे 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 कंप्लीट था। अब आता है द्रव्यों के अन्य भेद, अलग अलग आचार्यों के, अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग हिसाब से। तो नाम नहीं दे रखे, क्योंकि ऐसे नाम देने लग जाएंगे ना तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो दे रखे हैं। द्रव्यों के अन्य भेद, योनि भेद से, मतलब उत्पत्ति भेद से। योनि यानी उत्पत्ति भेद, ठीक है। तो योनि भेद यानी उत्पत्ति, किस प्रकार से इनकी उत्पत्ति हुई है। जांगम, ओदभिद और भौम, इनको 3 भागों में बांटा है। योनि भेद से क्वेश्चन आता है 5 नंबर में कि योनि भेद से द्रव्यों का वर्गीकरण को विस्तार से समझाइए, ठीक है। अब देखो कंफ्यूजन मत होना, योनि भेद यानी उत्पत्ति, किस प्रकार से उत्पत्ति हुई है। अपन बोलते हैं ना 84 लाख योनिया से जन्म हुआ है, 84 लाख योनिया में जन्म लेने के बाद में मनुष्य इंसान मिला, मतलब इतनी सारे जन्म लेने के बाद में ये जन्म मिला मनुष्य का। तो इसे कि किस प्रकार से उत्पत्ति हुई है। तो पहला है जांगम या जानतम, ये जांगम प्राणियों से प्राप्त होते हैं। तो जितने भी द्रव्य हैं जो जंतु और जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, मतलब चलते फिरते हैं। देखो ध्यान से देखना, जांगम यानी जंगली, जंगली में अपन भी आ गए, मनुष्य भी आ गया, पशु पक्षी भी आ गए, मतलब चलने फिरने वाले सजीव चीज कि जांगम प्राणियों से प्राप्त होते हैं। दूध, कस्तूरी, दूध अपन को गाय से प्राप्त होता है, कस्तूरी अपन को हिरण से प्राप्त होता है, ठीक है। जो भी चीज द्रव की बात हो रही है तो द्रव में जो भी जीव जंतुओं से प्राप्त होती हैं वो सारी जांगम। ओदभिद, वानस्पतिक, द्रव जो पृथ्वी को फोड़कर बाहर आए, द्रव्य जो पृथ्वी को फोड़कर आए। ओदभिद में देखो यहां पर ओदभिद, द्रव्य जो पृथ्वी को फोड़कर बाहर। अब इसमें क्या आप क्या समझोगे, पृथ्वी को फोड़कर बाहर आए, पेड़ भी तो पृथ्वी को फोड़कर बाहर आता है, बीज डलता है, वो पृथ्वी के ऐसे 2 टुकड़े करके ऐसे छोटी सी एक पहले निकलता है, प्रांकुर निकलता है। तो ये जितने भी पेड़ पौधे हैं, ठीक है, गोधव, यव, आंवला, आम, पीपल, जितनी भी चीजें हैं पेड़ पौधों की, वो सब पृथ्वी को फोड़कर ही तो बाहर आते हैं। सिंपल सी बात है। ऐसे मत समझो कि भाई 2 टुकड़े कर दिए पृथ्वी को, नहीं, पृथ्वी में से अंकुरित होते हैं। क्लियर बात, ये होते हैं ओदभिद, मतलब जमीन से बाहर निकलते हैं। अब आता है भौम या पार्थिव, जो मतलब जमीन से खोदकर निकाले जाते हैं। एक तो है खुद निकलते हैं, वो तो थे ओदभिद, मतलब अपनी इच्छा से निकलते हैं ओदभिद। एक है पार्थिव, जो अपन मनुष्य निकालता है खोदकर, जैसे खनिज करता है ना वो। भौम यानी पार्थिव, जो भूमि से निकले, जैसे गंधक, पारा, तांबा, सोना, चांदी, जितनी भी धातुएं हैं, जितनी भी अधातुएं हैं, वो सारी चीजें। तो योनि भेद से 3 प्रकारों में बांटा है, जांगम, ओदभिद, भौम, ठीक है। भौम यानी पार्थिव, ओदभिद यानी वानस्पतिक और जांगम यानी जांतु। इनकी परिभाषा नीचे लिखी हुई है, एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लो। अब देखो प्रयोग भेद से, देखो अब आधार किसको बनाया, प्रयोग को। वहां आधार किसको बनाया था, उत्पत्ति को। यहां पे बनाया प्रयोग। भाई संसार में एक आचार्य आए, नाम तो देखो यहां भी नहीं दे रखा, बुक में, इस नोट्स में भी नहीं है और कहीं भी नहीं दे रखा, लेकिन प्रयोग भेद से बता दिया भाई 2 प्रकार से हैं, एक तो औषध, एक आहार। भाई संसार में 2 भी चीज हैं, 2 प्रकार की हैं। एक तो औषध, औषधि के रूप में यूज लो, जैसे कि इसके प्रयोग से शरीर में शीत, उष्ण आदि गुणों का आधान होता है। अगर शरीर को गर्म करना है तो ऐसी औषध लेनी चाहिए कि गर्म हो जाए, अपनी ठंडी दूर हो जाए, सर्दी दूर हो जाए। अगर ज़्यादा गर्म है तो ऐसी चीज़ खाएं जिससे ठंडी हो जाए, तो औषध के रूप में उपयोग ली। दूसरी है आहार, इससे शरीर की रसादी धातुओं का पोषण होता है। अपने जीवन को सर्वाइव करने के लिए, एनर्जी के लिए वो होता है रसादी, वो होता है आहार। तो इन्होंने बोला कि भाई 2 प्रकार की हैं। अब देखो यहाँ तो 2 ही हैं, लेकिन आगे
दोष भेद से, स्वस्थ भेद से, आहार द्रव से, सुश्रुत अनुसार, द्रव्य वर्ग, अन्न वर्ग, कर्म भेद। आप जब सेकंड ईयर में जाओगे ना, द्रव का चैप्टर है, पूरा पूरा चैप्टर है द्रव का, ठीक है। तो उसमें देखो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेंगे। प्रयोग भेद से तो अपन यहाँ स्टडी कर लिए, तो आपको वहां पढ़ने पड़ेंगे रस भेद से। रस भेद से कितने प्रकार के होंगे? 6। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। भाई जितनी भी औषधि हैं, वनस्पति हैं, वो 6 प्रकार की हैं, उन्होंने ऐसे बांट दिया। दोष कर्म से, भाई दोष को सामन करने वाले, मतलब एक तरीके से दोष को शांत करने वाले और दोष को प्रकोपित करने वाले, ठीक है। एक है स्वस्थ को स्वास्थ्य रखने वाले, तो प्रयोग भेद से, नहीं प्रयोग भेद से नहीं, वो दोष कर्म भेद से, कि दोष पे किस प्रकार का प्रभाव करते हैं। एक होता है आहार द्रव भेद से। ये सब सेकंड ईयर के पॉइंट है। फर्स्ट ईयर में भी आप याद करना चाहो तो कर ले, तो बुक में लिख रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ मैं आपको मोटली जर्नली, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहाँ पे बता दी आपको, ठीक है। जैसे कि सुश्रुत मत अनुसार द्रव्य वर्ग है, जल, तेल, छील, जल वर्ग, तेल वर्ग, क्षीर वर्ग, मधु वर्ग, दधि वर्ग, इक्षु वर्ग, तर्क वर्ग, मधु वर्ग, घृत वर्ग और मूल वर्ग, इस तरीके से बांटे हुए हैं। बहुत सारा वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, जो सेकंड ईयर में आप डिटेल में स्टडी करोगे। मैं यहाँ पे थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको, लेकिन जो नोट्स में है ना वो इंपॉर्टेंट है, इसको आप मिस मत करना। क्लियर? अब मैंने आपको बताया था कि कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति, एक छोटा सा पैराग्राफ है, वो आएगा किस तरीके से कारण द्रव्यों से कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति होती है। और कार्य द्रव्य क्या है आपको पता ही है, चेतन और अचेतन। अच्छा ये सब कार्य द्रव्य तो थे अपन जो स्टडी कर रहे थे। कारण द्रव्य तो 9 ही तो हैं ओनली, बाकी सब कार्य द्रव्य तो हैं। तो कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति कैसे होती है? आकाश आदि 9 कारण द्रव्यों में सभी चेतन व अचेतन द्रव्य उत्पन्न होते हैं। और चेतन और अचेतन मतलब कार्य द्रव्य। उपादान, उपादान क्या होता है? जो उत्पन्न करने में सहायक होता है, उत्पन्न करने में प्रबल होता है, मैन होता है, ठीक है। वो परमाणु कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, कि भाई ये उत्पन्न करने में सहायक हैं। और व्यापक आकाश, जो सभी जगह व्याप्त है, इसके बिना काम नहीं बनेगा, इसकी उत्पत्ति होना जरूरी है, इसका वहां पे होना जरूरी है, क्योंकि किसी भी चीज के निर्माण के लिए आकाश का होना जरूरी है। आकाश नहीं होगा तो वहां पे नया चीज बनेगी नहीं, वहां पे खाली स्थान ही नहीं है, तो वहां पे कोई नई चीज आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। इसलिए आकाश का होना जरूरी है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये चारों परमाणु मिलके और आकाश की सहायता से क्या बनते हैं? तथा निमित्त कारण कौन से? काल और दिशा। ध्यान से देखना, निमित्त, काल व दिक, टाइम और दिशा। अपन देखो उपादान, उपादान तो हो गया पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, निमित्त हो गए काल और दिशा, प्लस आत्मा और मन, सभी से चेतन द्रव्य प्राप्त होते हैं। आत्मा और मन का योग ज्यादा वो होते हैं चेतन, और आत्मा और मन को हटा दो तो वो होते हैं अचेतन। तो अचेतन द्रव्य की उत्पत्ति कैसे हुई? उपादान प्लस निमित्त कारण बराबर अचेतन द्रव्य, उपादान प्लस निमित्त प्लस आत्मा प्लस मन बराबर चेतन द्रव्य। क्लियर? तो चेतन द्रव्य जैसे कि मनुष्य के निर्माण के लिए, पेड़ पौधों के निर्माण के लिए क्या क्या चीज चाहिए? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 5 महाभूत, आकाश नहीं पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, दिशा, काल, मन और आत्मा। क्लियर बात? 9 के 9 कारण की आवश्यकता होती है। ये हो गए अपने, छोटा सा पॉइंट था लेकिन समझना जरूरी था। अब करेंगे अपन पंच महाभूत। पंच महाभूतों को समझना जरूरी है, ठीक है। बहुत अच्छा है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ जाता है इसमें से। रिपीट, शिवम गुप्ता आप बहुत लेट हो क्लास में, और जो बात थी ना मैंने पहले ही बता दी, मैंने तुमको बोला था कि आप बहुत लेट हो। एनीवे, सिंपल सी बात है कि कारण द्रव्य वो होते हैं जो किसी की दूसरे की उत्पत्ति में कारण बनते हैं, दूसरे की उत्पत्ति में। कार्य द्रव्य वो होते हैं जो कारण द्रव्यों की सहायता से उत्पन्न होते हैं। तो जो 9 कारण द्रव्य है ना, वो कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति करते हैं। और कार्य द्रव्य क्या होते हैं? चेतन और अचेतन। क्लियर? आत्मा और मन हटा दो तो वो अचेतन द्रव्य बनाएंगे, और आत्मा और मन और जोड़ दो उन्हीं के साथ, तो उपादान कारक के साथ, निमित्त कारक के साथ, तो वो चेतन द्रव्य बनाएंगे। क्लियर? कोई बात नहीं, और कोई डाउट हो तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अब देखते हैं पंच महाभूत। पंच महाभूत, सभी द्रव्य जितनी भी चीजें पंच महाभूतों से बनी है। अपने सामने जो भी आपके हाथ में, जो भी आसपास जितने भी जो देख रहे हो ना आप, सब पंच महाभूतों से बनी हुई है।
तो स्टार्ट करते हैं पंच महाभूत। भू सत्तायाम प्लस कत, भू धातु से, ठीक है, कत प्रत्यय से भूत शब्द की उत्पत्ति है। इसका मतलब होता है जिसकी सत्ता हो, जिसकी सत्ता हो, जो अस्तित्व में हो, जो विद्यमान हो। भाई पंच महाभूतों की सत्ता है क्योंकि सभी चीज पंच महाभूतों से बनी है। जो चीज विद्यमान है वो पंच महाभूत की वजह से विद्यमान है क्योंकि सभी चीज पंच महाभूतों से बनी हुई है, ठीक है। तो इसका जो अस्तित्व में, क्योंकि पंच महाभूत है तो ऑटोमेटिक अस्तित्व में है वो, तो सिंपल सी बात है, जिसकी सत्ता हो, इसका मतलब है जो अस्तित्व में हो, जो विद्यमान हो, जिसकी बात की जा सके, वो है पंच महाभूत। तो भू धातु प्लस कृत प्रत्यय से पंच महाभूत बनता है, ठीक है। भू से सूक्ष्म प्लस इंद्रियार्थी, मतलब चरक बोलते हैं, आचार्य चरक क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनो। भू से सूक्ष्म प्लस इंद्रियार्थी चरक, भूत मतलब सूक्ष्म है। पंच महाभूतों से पहले एक आता है पंचभूत, वो सूक्ष्म है और इंद्रियों से जुड़े हैं। जैसे कि अपन बोलते हैं ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, प्रत्येक महाभूत की एक इंद्रियों से विशिष्टता है। जैसे कि आकाश महाभूत की कानों से, ठीक है, गंध महाभूत की, पृथ्वी महाभूत की गंध से, नाक से, तो एक इंद्रियों के साथ एक विशिष्टता है। जैसे कि जल महाभूत की रसेंद्रिय से। तो भूत से सूक्ष्म से इंद्रियार्थ है, मतलब प्रत्येक सूक्ष्म भूत एक इंद्रियों के साथ, इंद्रियों के अर्थ का है। इंद्रियों का मतलब अर्थ है। अब इंद्रियों का अर्थ से आप क्या समझते हो, तो ये आपको है ना, जब पंच इंद्रिया पढ़ेंगे तब भी समझ में आएगा और मैं अब भी समझाऊंगा। प्रत्येक इंद्रिय का एक विशिष्ट अर्थ है, विशिष्ट विषय। कौन सा, तो कौन सा, जब अपन पंचक पढ़ेंगे ना, पंचक, पंच महाभूत, पंच इंद्रियां, उनके विषय, उनके ज्ञान के विषय, ठीक है, वो किस तरीके से काम करते हैं, वो सारी चीजें देखो। पंच महाभूत और पंचभूत में अंतर है। पंचभूत किसी से उत्पन्न नहीं होते, अपूर्ति पंच महाभूत की उत्पत्ति में कारण होते हैं। देखो ध्यान से सुनना, पंचभूत, ये पंचभूत बोल रहा है, मतलब सूक्ष्म तन मात्राएं, पंच तन मात्राएं की बात कर रहा है। पंच तन मात्राएं कौन सी हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। आप लिख लो पंच तन मात्राएं, पहली है शब्द, दूसरी है स्पर्श, तीसरी है रूप, चतुर्थ है शब्द स्पर्श रूप रस, चतुर्थ है रस और पांचवी है गंध, ठीक है। पंचभूत किसी से उत्पन्न होते हैं, अपूर्ति पंच महाभूत की उत्पत्तियों में कारण होते हैं। अपूर्ति, लेकिन ये पांच महाभूत उत्पन्न करने में, क्योंकि प्रत्येक तन्मात्रा से अगला वाला महाभूत उत्पन्न होता है। तो अतः पंचभूत नित्य हैं, वह कारण द्रव्य है। यहां पे कार्य द्रव्य लिख रहा है, इसको ठीक कर लो, कारण द्रव्य कर लो, ठीक है। अतः पंचभूत नित्य वह कारण द्रव्य, पंचभूत की बात हो रहा है क्योंकि वो पंच महाभूतों को उत्पन्न करते हैं। तो ऑटोमेटिक यहाँ के लिए, यहाँ के दृष्टिकोण से ये क्या हो गए, कारण द्रव्य हो गए। और पंच महाभूत कार्य द्रव्य। यहां पर जब अपन पंच महाभूत स्टडी करते हैं तब ये थ्योरी चेंज हो जाती है। क्यों चेंज हो जाती है, क्योंकि अपन ने जो परिभाषा स्टडी की थी ये थोड़ा उल्टा है। यहाँ पे देखो नोट्स में थोड़ा गलती हो गई लिखने के टाइम पे। अतः पंचभूत नित्य व कारण द्रव्य, आपको ऐसे लिखना है, नित्य व कारण द्रव्य, और पंच महाभूत बराबर कार्य द्रव्य। लेकिन अब आप बोलोगे कि अपन ने आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, वहां तो अपन ने कारण द्रव्य स्टडी किया, लेकिन आप यहाँ पे अब कार्य द्रव्य बता रहे हो, तो यहाँ पे थ्योरी चेंज हो गई। क्यों थ्योरी चेंज हो गई, क्योंकि जो अपन ने बेस बनाया था किससे कि भाई पंच महाभूत किसी की उत्पत्ति में सहायक नहीं होते, लेकिन पंच महाभूत सभी तो किससे उत्पन्न होते हैं, पंच इंद्रियां, वो जो पंच तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और यहाँ पे उनको बोला है पंचभूत। इसलिए पंचभूत नित्य व कारण द्रव्य है और पंच महाभूत कार्य द्रव्य। इस तरीके से यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दिया है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है पदार्थ विज्ञान, समझना मामूली बात नहीं है। वो तुरंत ही लॉजिक चेंज हो गया, जस्ट अगले पेज पे ही लॉजिक चेंज हो गया। वहां के हिसाब से अपन ने वहां स्टडी कर लिया क्योंकि वहां सही है, क्योंकि मोस्टली जो पंचभूत है ना, वो जब पंच महाभूत जो स्पेशल स्टडी करते हैं ना, स्पेशल, तभी सामने आते हैं पंचभूत। नहीं नॉर्मली अपन सभी बोलते हैं ना सभी चीजें पंच महाभूतों से बनी है, क्योंकि पंच जो भूत है ना पंच महाभूत में समावित हो गए। उनको समावित करके सीधा एक बड़ा बृहद स्पेक्ट्रम बताया अपन को वहां पे शुरुआत में। लेकिन जब अपन किसी चीज की बारीक से बारीक चीज में जाते हैं, डिटेल में स्टडी करते हैं, तो उसकी छोटी से छोटी गलती का उनको पता लगता है। गलती नहीं बोल सकते तो मतलब बारीक से बारीक विशेषता का पता लगता है।
क्लियर। अब देखो पंचभूत प्लस स्थूलत्व मतलब भौतिकत्व, उसका एक रूप दे दिया, ठीक है, वो बराबर पंच महाभूत। क्लियर। तो पंचभूत में स्थूल मतलब भौतिक गुण जुड़ेंगे ना तो वो पंच महाभूत बनेगा। तो पंचभूत क्या होते हैं? शब्द स्पर्श रूप रसगंध मतलब पंच तन्मात्राएं, उनको बोलते हैं पंचभूत। पंचभूत एंड पंच महाभूत में डिफरेंस क्या है? यही तो मैं बता रहा हूं, उसमें से भौतिक गुण हटा दो, वही तो। ओके मैं बताता हूं क्या क्वेश्चन है। पंचभूत और भूत में क्या डिफरेंस है? देखो पंचभूत क्या होता है? पंचभूत यानी तन्मात्राएं। पंच तन्मात्राएं जानते हो कौन कौन सी हैं? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये होते हैं पंचभूत। अपन ने जब पंचभूत यानी होता है जिनमें तीन गुण होते हैं, सत्व रज तम। सत्व रज और तम के योगदान से क्या होते हैं? पंच तन्मात्राएं बनती हैं। जब अपन सृष्टि उत्पत्ति क्रम स्टडी करते हैं तभी तो मैं बोलता हूं सृष्टि उत्पत्ति क्रम कितना इंपॉर्टेंट है। अव्यक्त महान अहंकार, अहंकार से 3 गुणों की उत्पत्ति हुई, सत्व रज तम। सत्व और रज के योगदान से उत्पन्न हुई एकादश इंद्रियां, और रज और तम के योगदान से उत्पन्न हुई पंच तन्मात्राएं, और पंच तन्मात्रा को ही पंचभूत बोला जाता है। यह है सृष्टि उत्पत्ति क्रम। जो सृष्टि उत्पत्ति क्रम में सर्वप्रथम छोटे भूत होते हैं जिनसे पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है, उन्हें बोलते हैं पंचभूत। क्लियर। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। सृष्टि उत्पत्ति क्रम में जब अव्यक्त से महान, मान से अहंकार, अहंकार से 3 गुणों की उत्पत्ति होती है, सत्व रज तम। तो सत्व और रज के योगदान से तो उत्पन्न होती है, नहीं सत्व और तम के योगदान से तो होती है कौन सी? एकादश इंद्रियां। और तम और रज के योगदान से होती हैं पंच तन्मात्राएं। पंच तन्मात्रा को ही पंचभूत बोला जाता है। जब ये प्रोसेस आगे हो जाता है, प्रोसेस में क्या जुड़ता है? स्थूलत्व, भौतिक गुण। भौतिक गुण कैसे? खरत्व, कठिन, जो अलग अलग महाभूत के अलग अलग है गुण, अभी अपन स्टडी करेंगे भौतिक गुण। तो जब जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, उनको बोलते हैं पंच महाभूत। डिफरेंस है, वो एक अर्ली स्टेज है पंचभूत, और पंच महाभूत उसके बाद की स्टेज है। क्लियर। अब करते हैं आगे। अब करेंगे पहला आकाश निरूपण, आकाश के बारे में स्टडी करेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई बोलेगा स्टूडेंट? सर नहीं समझ आया। वर्षा राज, देखो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसके लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा, अगली क्लास में चार्ट बनाना पड़ेगा, फिर ग्रुप में आपको चार्ट भेजना पड़ेगा, ठीक है? कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं ट्राई करता हूं दोबारा से। कोई ना, कल स्टडी कर देंगे, आकाश को कल स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन समझो पहले। सबसे पहले पेन कॉपी हाथ में लो, ठीक है? पेन कॉपी हाथ में लिखो अव्यक्त, मतलब कुछ व्यक्त नहीं है, संसार में खाली स्थान है, उससे महान बना। अव्यक्त के एरो मारो, अव्यक्त के आगे लिखो महान, महान के एरो मारो अहंकार, ठीक है? अहंकार के बाद में क्या लिखना है आपको? सत्व रज तम। 3 गुण अहंकार के आगे लगाओ, 3 एरो लगा लो, सत्व रज तम। अब लिखो सत्व और रज दोनों को मिला लो, नीचे एरो, सत्व और रज के नीचे एरो मार के, सत्व से एक लाइन खींचो, रज से एक लाइन खींचो और दोनों को मिला दो, और नीचे लिखो एकादश इंद्रिया। भाई इनसे एकादश इंद्रिया की उत्पत्ति, मतलब 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया। क्लियर। अब इधर को डालो, दूसरी एक लाइन खींचो रज से और एक खींचो तम से, एक रज और एक तम, तो मतलब रज से 2 लाइन खींचेंगी, एक तो उसमें जल गई सत्व के साथ, एक तम के साथ, तम के आगे लिखो। अब ये जो लाइन मिलेंगी इन दोनों, वो बनेंगी पंच तन्मात्राएं। ये सृष्टि उत्पत्ति क्रम का क्रम है कि ये अपन कुछ नहीं कर सकते, ये सृष्टि से ही बन के आया है। तो पंच तन्मात्राएं, इन पंच तन्मात्रा को ही पंचभूत बोला जाता है। इन पंच तन्मात्राओं को ही पंचभूत बोला जाता है। कौन कौन सी हैं पंच तन्मात्राएं? शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, इन्हीं को अपन पंचभूत बोलते हैं, ठीक है? अभी मैं ग्रुप में भेज दूंगा, सीधा सीधा सिंपल सी बात है, ऐसे कैसे जो मैंने अभी बढ़ाया ना, समझाया, वो ग्रुप में मैं आपको भेज दूंगा। फिर इन्हीं से शब्द तन्मात्रा से बनता है आकाश महाभूत, स्पर्श तन्मात्रा से बनता है वायु महाभूत, रूप तन्मात्रा से बनता है तेज महाभूत मतलब अग्नि महाभूत, रस तन्मात्रा से बनता है जल महाभूत,
और गंध तन्मात्रा से बनता है पृथ्वी महाभूत। तो इन महाभूत के उत्पन्न होने से पहले जिनसे महाभूत बनते हैं वो होते हैं पंचभूत। क्लियर? महाभूत उत्पन्न होने से पहले जो भी इनके सामने होता है, मतलब आकाश के सामने क्या है? शब्द, वायु के सामने क्या है? स्पर्श, तेज के सामने क्या है? रूप, जल के सामने क्या है? रस, और पृथ्वी के सामने क्या है? गंध। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी ग्रुप में भेज रहा हूं, ऐसे समझा तो दिए ही, ग्रुप में चार्ट भेज रहा हूं जो मैंने बनाया ना समझाते टाइम में, वो आप देख लेना। कोई बात नहीं, आज यहीं रोकते हैं क्लास और आकाश निरूपण कल से स्टार्ट करेंगे। कोई बात नहीं, जब समझ में नहीं आया तो मैं इसको आपको ग्रुप में समझा दूंगा। क्लियर? अभी ग्रुप में आ जाओ सारे के सारे स्टूडेंट एक साथ, मैं ग्रुप में भेज रहा हूं। थैंक यू।